वेरी 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 गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? फटाफट मुझे क्विकली ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए सो दैट वी कैन बिगिन द सेशन। कल के सेशन में थोड़े से ग्लिच आ गए थे, इसलिए हम लोग वो कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन आज का सेशन हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे और आज हमारा टारगेट है कि हम लोग फिनिश करेंगे हमारा सब पूरा टॉपिक। ओके, तो आज हमारा गोल क्या है? आज हमारा गोल है कि हमें पूरा इंडो मैनेजमेंट खत्म करना है, हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन खत्म करना है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वैसे हमारा हो गया था तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? शेल वी बिगिन? हाँ यार, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आज समय वेस्ट होना नहीं चाहिए, इसलिए सो वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं हूँ स्वाति अग्रवाल, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी। मैंने सीए सीएस बीकॉम ऑनर्स किया एंड इट्स बीन 10+ years आई हैव बीन टीचिंग। ये आपकी पूरी बाहुबली टीम, और हमारे कोई भी पुराने लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये जितने भी स्कैन कोड्स हैं यहाँ से देख सकते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कल मैंने क्विकली आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दिया था, आज मैं उसे रिवाइज करवा के आगे बढ़ती हूँ ताकि हम बचे हुए दोनों डॉक्ट्रिन्स कर सके। ओके, क्या यस, ऑल क्लियर, एवरीथिंग इज फाइन? हाँ जी हर्षद, कैन गवर्नमेंट बाय, BUY वाला बाय ना? ओके, सो नाउ लेट मी डिवाइड इट कि आप पूछ रहे हो कैन गवर्नमेंट बाय द शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी, राइट? यही क्वेश्चन है ना? मतलब व्हाई नॉट, देर इज नो नो टू इट। बिल्कुल गवर्नमेंट भी जॉइंट वेंचर कर सकती है कुछ फॉरेन कंपनीज के साथ। कई बार गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ फॉरेन कंपनीज आए हमारे देश में बिजनेस करे, और कभी कभी वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ, देर आर लॉट ऑफ रूल्स अराउंड इट। फेमा के रूल्स भी आते हैं उसमें, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स भी आते हैं, कंपनीज एक्ट के रूल्स भी आते हैं। उस लेवल के हिसाब से हाँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, गुड इवनिंग टू राम, आपको भी। ठीक है। हाँ हर्षद, अगेन टू दिस, एज आई सेड देयर आर लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। तो जो अभी कह ना 51%, ये कैसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो होना बहुत मुश्किल है कि एक फॉरेन कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाए। सो अगर गवर्नमेंट किसी फॉरेन कंपनी में 51% शेयर खरीद लेती है तो जितना हमने पढ़ा है उस हिसाब से वो फॉरेन कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी, है ना? लेकिन नॉर्मली उतना स्टेक कोई फॉरेन कंपनी लूज करती ही नहीं, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ लॉजिक्स बिहाइंड इट। अभी आप पूरा इंटर का लॉ पढ़ने बाकी हो, और इंटर के लॉ में मेजोरिटी कंपनीज एक्ट ही है, समझिए। सो एज आई सेड, बहुत रूल्स रेगुलेशन है। इवन इंटरमीडिएट में आप एक और चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और उसके अलावा देर आर 3 more एक्ट्स जो इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होंगे। ओके, तो जो सेवन आंसर्स दे रहे हैं ना वो बिल्कुल परफेक्ट है एज पर फाउंडेशन में जितना पढ़ा है। तो फाउंडेशन में जितना पढ़ा है उसके हिसाब से कैन गवर्नमेंट बाय इट? यस। 51% ले लिया तो वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा बहुत डिफिकल्ट है होना। ठीक है, चलिए। सो गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एक बार क्विकली देख लेते हैं हम लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ये एक बिजनेस डॉक्यूमेंट है जो स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूट होता है। यहाँ पर डोमेस्टिक मैनेजमेंट जो है वो रेगुलेट होता है, और ये क्रिएट करता है कुछ राइट्स, कुछ ऑब्लिगेशंस मेंबर्स और कंपनीज के बीच में। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को कंपनीज का बायलॉज भी बोला जाता है, जिसके हिसाब से जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो काम करते हैं। इवन कंपनी के अकाउंट्स, ऑडिट, जो भी फंक्शनिंग, इट ऑल गोज एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो इट इज नथिंग बट द डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। ओके, बिजनेस डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। सो राम, बेसिकली अभी हमारा पहला चैप्टर चल रहा है कंपनीज एक्ट, ये खत्म होने पे है। अब अगली क्लास से हम लोग पार्टनरशिप शुरू करने वाले हैं, ठीक है? ओके, कमिंग टू सेक्शन नंबर 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जहां पर हमने ये देखा है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या होता है। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बता दिया था, अभी मैं क्विकली रिवाइज करी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, सारे वो मैटर्स होते हैं विच आर इंक्लूसिव पार्ट ऑफ आर्टिकल्स। देन इसके अंदर एंट्रेंचमेंट प्रोविजन भी होता है विच प्रोटेक्ट समथिंग। ओके, सो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चेंजेस है
एम्प्लॉइज को कैसे रखना है, कैसे निकालना है, वो सारे प्रोविजंस इसमें होते हैं। देन मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ एंट्रेंचमेंट प्रोविजन इज ऑल्सो देयर, कि कभी अगर अमेंडमेंट होता है तो क्या होगा, अमेंडमेंट होगा तो किस चीज को हम इंक्लूड रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। देन नोटिस टू रजिस्ट्रार ऑफ एंट्रेंचमेंट प्रोविजन इज ऑल्सो देयर, है ना। कब कब वो सिचुएशन आएगी कि कुछ भी चेंजेस की वजह से हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भैया हम ये चेंजेस कर रहे हैं, हम ये अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। अगर हमें आर्टिकल्स बनाने नहीं आते तो हम क्या करेंगे, तो जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए टेबल ए से लेकर ई थी, ए बी सी डी ई, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की एक थी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की थी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की थी, गारंटी विद शेयर, अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर, यू नो, सबके अलग अलग टेबल्स थे। वैसे ही आर्टिकल्स के लिए भी FGHIJ टेबल्स दे रखे हैं जिनमें सारे टाइप की कंपनीज के आर्टिकल्स के फॉर्मेट्स बने हुए हैं। आर्टिकल्स के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी तो उसमें 3 रिस्ट्रिक्शंस डालने जरूरी हो जाते हैं। कौन से 3 रिस्ट्रिक्शन, कोई चैट में बता सकता है मेरे को? एनी वन ऑफ यू, बोलो बोलो। ओके, वो बोल रहे हो, तब तक मैं आती हूँ मॉडल आर्टिकल्स पे। सो कंपनी अडॉप्ट कर सकती है वो सारे रेगुलेशंस जो कि मॉडल आर्टिकल्स बेसिकली अप्लाई करते हैं कंपनी पे, और कंपनी रजिस्टर करती है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। कोई भी कंपनी अगर इस एक्ट के रजिस्ट्रेशन के बाद में अगर कमेंस होती है तो it is registered after the commencement of act so far as the registered articles of such company do not exclude or modify the regulation contained in the model articles। ठीक है, राइट। यहां तक सबको समझ में आया? चेष्टा हम लोग करेंगे, एक बार ये खत्म करते हैं फिर मैं आप लोग को बताऊंगी राइटिंग प्रैक्टिस कब होगी। एक्चुअली आज होना था राइटिंग प्रैक्टिस, बट फिर कल हमारे क्लास में ग्लिच आ गया था, तो अभी आज हम फटाक से चैप्टर खत्म कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद में हम लोग प्लान कर लेंगे। आई टेक वन एक्स्ट्रा क्लास जहां पर मैं आप लोग का सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगी, इट कुड बी 2 to 3 और समथिंग, यू नो, तो जहां पर हम लोग बैठ के राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग तुम्हारे टाइम टेबल को भी वो अफेक्ट नहीं करेगा। चलिए आगे देखते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन 2 पब्लिक डॉक्यूमेंट है कंपनी के, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है और डीलिमिट करता है कंपनी के पावर्स को, वहीं पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रूल्स और रेगुलेशन ले डाउन करता है फॉर कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट। मेमोरेंडम डिफाइन करता है रिलेशनशिप कंपनी की बाहर वाली दुनिया से विद द आउटसाइड वर्ल्ड। हाउएवर आर्टिकल्स डिफाइन करता है रिलेशनशिप विद कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। ओके, सो MOA आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी और कंपनी के मेंबर्स का रिलेशनशिप। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर किया जा सकता है सर्टेन सर्कमस्टांसेस में एंड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द एक्ट। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में रीजनल डायरेक्टर की हमें परमिशन लेनी पड़ती है अगर हमें मेमोरेंडम को ऑल्टर करना है। तो रीजनल डायरेक्टर इज, मैंने बताया था कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करते हैं ROC रजिस्ट्रार के पास, उसकी भी ऊपर की अथॉरिटी होती है रीजनल डायरेक्टर, तो उसका परमिशन लेना पड़ता है मेमोरेंडम में ऑल्ट्रेशन करना है। तो आर्टिकल्स में अगर चेंजेस करने हैं तो सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो, हो गया काम। समझ गए? नेक्स्ट, अल्ट्रा वायर्स यानी बियॉन्ड पावर। कोई भी चीज मेमोरेंडम के बियॉन्ड है तो उसे अल्ट्रा वायर्स कहते हैं, वो वॉइड होती है। इवन सारे शेयर होल्डर्स मिलकर भी उसको रेटिफाई नहीं कर सकते यूनानिमस कंसेंट से भी। ओके, मैंने आप लोगों को 3 चीजें बताई थी। एक होता है रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब 50% से ज्यादा लोग अग्री कर रहे हैं। फिर मैंने बताया था स्पेशल रेजोल्यूशन, जहां 75% से ज्यादा लोग किसी चीज को एग्री कर रहे हैं। और फिर हमने बात करी थी यूनानिमस, यानी जब सारे के सारे लोग एक चीज को अग्री कर रहे हैं, यूनानिमस कंसेंट, व्हेन एवरीवन एग्रीड टू इट। ओके, सो कोई भी एक्ट अल्ट्रा वायर्स टू द आर्टिकल्स हो सकता है ना। इट कैन बी रेटिफाइड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनका अगर स्पेशल रेजोल्यूशन होता है तो उसे हम रेटिफाई कर सकते हैं।
provided they are not beyond the provisions of memorandum. So memorandum of association के provision के beyond नहीं होना चाहिए, उसके बाहर नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है. It should not be beyond memorandum of association of the company. ठीक है. हाँ जी सैन, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी. अरे वाह, परफेक्ट. मैम आपने पूछा था प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. तो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन होता है उसके अंदर कि मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, जो और शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर नहीं हो सकते और पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते. क्या बात है. चलिए अब मैं आ रही हूँ दो स्पेशल डॉक्ट्रिन्स पे. गाइस बहुत ध्यान देना. आई वांट यू ऑल टू बी वेरी वेरी फोकस इन दीज टू डॉक्ट्रिन्स. ओके. सो सेक्शन 399 कंपनीज एक्ट 2013 का प्रोवाइड करता है दैट एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट वाया इलेक्ट्रॉनिक मोड, है ना, वाया एनी डॉक्यूमेंट केप्ट बाय द रजिस्ट्रार और मेक अ रिकॉर्ड फॉर द सेम टू गेट द कॉपी एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट. ओके. सो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है कि अगर कोई भी इंसान चाहे तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को बहुत इजीली पढ़ सकता है. सिर्फ रजिस्ट्रार के पास प्रिस्क्राइब फीस देनी होती है. और अभी तो मैं आप लोगों को बताऊं इतना इजी हो गया है कि सिर्फ एमसी की वेबसाइट पर जाओ, सर्च करो एंड यू विल फाइंड इट. ओके. कुछ कुछ कंपनीज के लिए हो सकता है कुछ फीस होती हो, सारी कंपनीज की तो फीस भी नहीं होती है. सो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी when registered with registrar of companies become a public document. जैसे ही आरओसी के पास वो रजिस्टर हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट और वो नॉमिनल फीस के साथ इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं. ओके. तो कोई भी पर्सन अगर कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा है, डील कर रहा है, तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो ये डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले पढ़ ले, इसके कंटेंट्स पढ़ ले, ताकि उसे कंपनी के बारे में ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि कंपनी के राइट्स क्या है क्या नहीं है. एंड एनी पर्सन हु इज डीलिंग विद द कंपनी इज अज्यूम्ड और प्रिज्यूम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स. इसी को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस. सो व्हेन समवन इज स्टडीइंग फॉर सीए फाउंडेशन, हम ये मान लेते हैं भैया तुमने 9th 10th 11th तो पढ़ी ही होगी और तुम या तो 12th में पढ़ रहे होगे या 12th पास होगे. तो ये क्या है, प्रिजम्पशन है. वही यहाँ पर भी ये प्रिजम्पशन होता है. समझ गए. नाउ बाय कंस्ट्रक्टिव नोटिस व्हाट डू वी मीन. सो एनी पर्सन रीड्स द डॉक्यूमेंट्स और नॉट. किसी भी पर्सन ने कंपनी के ये वाले डॉक्यूमेंट पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, हम तो मान लेते हैं कि उसे इसका पूरा पूरा नॉलेज है, उसको पूरा नॉलेज है कंटेंट्स का. सो ही इज नॉट ओनली प्रिज्यूम्ड टू हैव रेड द डॉक्यूमेंट्स बट ऑल्सो अंडरस्टैंड देम. एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी नॉट ओनली हैज द कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स बट ऑल्सो ऑल अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट. आपको मेमोरेंडम का भी पूरा नॉलेज है, आपको आर्टिकल्स का भी पूरा नॉलेज है, which are required to be registered with the registrar. So if a person enters into a contract which is beyond powers of the company as defined in the memorandum or outside the authority of the directors as per the memorandums or articles, he cannot acquire any rights under the contract. वो कभी भी कोई भी right acquire नहीं कर सकता है. आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ पर. कंस्ट्रक्टिव नोटिस. सो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है. डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस सीधी सीधी एक चीज कहता है कि इफ एनीवन डीलिंग विद अ कंपनी ही इज प्रिज्यूम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी. ये अजम्पशन है कि उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का तो नॉलेज होगा ही होगा कंपनी के. नहीं पढ़ा मैम उसने तो भी हम तो मान लेंगे पढ़ा है. समझ रहे हो. और हम ये नहीं मानते कि उसने सिर्फ पढ़ा है, हम तो ये मानते हैं उसने पढ़ के समझा भी है. ओके. मैम एक्सपेक्टेड डेट बता दीजिए रिजल्ट का. ओके. इट इज एक्सपेक्टेड इन लाइक February एंड ना, 26-27 फरवरी के आसपास. नेक्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडो मैनेजमेंट की अब हम लोग बात कर लेते हैं. सो अभी तक हमने बात करी डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की. अब उसी का उल्टा एक डॉक्ट्रिन है और जो बहुत 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 ज्यादा सुपर इंपॉर्टेंट है.
एग्जाम में कई बार पूछा गया और कई बार पूछे जाने के चांसेस भी है ना। व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इनो मैनेजमेंट? इसे हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन कहते हैं, पॉइंट नंबर 1। ओके, कंस्ट्रक्टिव नोटिस देखा जाए तो क्या कहता है कि जो भी बंदा कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा है उसको कंपनी का नॉलेज है ना, यानी वो कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे? बाहर वालों से। लेकिन इंडो मैनेजमेंट उसका उल्टा है, ये बाहर वालों को कंपनी से प्रोटेक्ट करता है। और क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, ये कहता है आउटसाइडर इन नो सेंस deemed to have notice of internal affairs of the company, okay, by any chance। बाहर वालों को कंपनी के अंदर के इंटरनल अफेयर्स का कोई नॉलेज नहीं है। सो इफ एन एक्ट इज ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स और मेमोरेंडम, कोई भी एक्ट है जो आर्टिकल से या मेमोरेंडम से ऑथोराइज्ड है, तो कोई भी अगर आउटसाइडर है वो एंटाइटल्ड है कि जितनी भी फॉर्मेलिटीज है, जो भी है, उस बंदे को ना हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट सब पता होने चाहिए, लेकिन उसे कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में नहीं पता होगा। देयर वाज अ केस बिटवीन रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कविन, और उसी के बाद से इंडोर मैनेजमेंट टर्कविन रूल के नाम से जाना गया। ओके, व्हेन आई हर्ड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम कि इंडोर मैनेजमेंट को टर्कविन रूल भी कहते हैं, तो आई थॉट टर्कविन केस जीता होगा। नहीं, वो केस हार गया, लेकिन उसका नाम रह गया। ओके, ऋषभ अब 2 मिनट रुको, एक बार ये खत्म कर लेती हूँ केस एंड देन आई टेल यू कैसे याद रहता है ना। आई हैव अ वेरी अमेजिंग ट्रिक टू इट। सो टर्कविन एक कंपनी का ऑफिशियल मैनेजर यानी लिक्विडेटर था। तो एक कंपनी थी जिसका नाम था कैमरन कोलब्रुक स्टीम कोल्स फासिया लीगर रेलवे कंपनी। ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई थी और टर्कविन को बुलाया कि अब आप हमारा सेटलमेंट कर दो, एसेट्स बेच दीजिए, लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दीजिए। तो एक 2000 यूरोस का रॉयल ब्रिटिश बैंक का बॉन्ड था, एक तरह से लोन था। वो उसने बैंक वालों को इन्फॉर्म कर दिया हम नहीं देंगे तुमको लोन का रीपेमेंट। बैंक ने कहा क्यों नहीं दोगे, है ना, देना पड़ेगा, क्यों नहीं दोगे, ऐसे कैसे मना कर दोगे? तो देन ही सेड हम इसीलिए नहीं देंगे बिकॉज आपका जो ये लोन है ना, ये कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने ठीक तरीके से नहीं लिया था। तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं है, रेजोल्यूशन भी पास किया था कंपनी ने और डायरेक्टर्स ने वो रेजोल्यूशन के साथ लोन लिया है, तो वो तो कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला, है ना, टर्कविन भाई साहब ने बोला कि नहीं वो बात तो सही है, लेकिन डायरेक्टर्स ने जो रेजोल्यूशन पास किया था ना उसमें अमाउंट नहीं लिखा था। ओके, अमाउंट ऑथोराइजेशन नहीं लिया था, सिर्फ रेजोल्यूशन पास कर लिया था कि लोन ले रहे। तो इस पर रॉयल ब्रिटिश बैंक ने कहा कि वो हम नहीं देख सकते। इफ इट वुड हैव बीन स्पेशल रेजोल्यूशन तो वो तो तुम रजिस्ट्रार के पास सबमिट करते और पब्लिक डॉक्यूमेंट बनता, लेकिन नॉर्मल रेजोल्यूशन थोड़ी हम चेक करेंगे, दैट इज बियॉन्ड अवर अथॉरिटी एंड बियॉन्ड अवर स्कोप। सो हम तो एज एन आउटसाइडर तुम्हारी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं और तुम्हारे इंटरनल मैटर्स को जानने का हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये वाला डिसीजन आया रॉयल ब्रिटिश बैंक के फेवर में। ओके, सो बैंक ने बोला कि भैया ये डायरेक्टर्स की ड्यूटी है कि उन्हें अमाउंट डालना है नहीं डालना है ना, वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस में नहीं आता हमारे। हमें तो बस ये देखना था रेजोल्यूशन पास हुआ है, ठीक है, और लोन की बाकी सारी चीजें प्रॉपर्ली हो रही है, बस कंपनी के इंटरनल वर्किंग्स पे हमारा कोई काम नहीं है। समझ गए? नाउ कमिंग टू 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ इनो मैनेजमेंट क्या कहता है? एन आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी assume to have knowledge of public document of the company but cannot be assumed to have knowledge of internal works of the company। वो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके एक्सेप्शंस क्या है? पहला एक्सेप्शन है एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। ओके, सो ये रूल बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करता किसी भी ऐसे पर्सन को जो कंपनीज के साथ डील करता है whether actual or constructive irregularity is there। So in Howard versus Patent Ivory Manufacturing Company, where the directors could not defend the issue of debentures, Howard versus Patent Ivory Company में क्या हुआ था? डायरेक्टर्स ना इशू ऑफ डिबेंचर्स को डिफेंड कर ही नहीं पाए because they should have known that the extent to which they are leading money to the companies required the assent of the general meeting
which they had not obtained. ओके, तो कुल मिलाकर अगर डायरेक्टर्स को कंपनी के खुद के नाम से डिबेंचर्स इशू करवाने तो वो क्या करेंगे, उनको शेयर होल्डर से मीटिंग में परमिशन लेनी थी, लेकिन उन्होंने नहीं ली। और पता है उन्होंने क्या बोला, हमें थोड़ी पता था ये बात, यू आर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तुमको एक्चुअल नॉलेज है, तुम जानबूझ के इरेगुलरिटी कर रहे हो, तो ये इंडोर मैनेजमेंट का तुम बहाना नहीं बना सकते हो। ओके, दूसरा, कभी कभी हमें नॉलेज नहीं है लेकिन वी आर सस्पेक्टिंग सम इरेगुलरिटी। कैसे, ध्यान से सुनना। एक आदमी था आनंद बिहारी लाल, क्या नाम था उनका, आनंद बिहारी लाल। वो एक कंपनी थी, डिंशॉइन कंपनी, उससे जाके जमीन खरीदना चाहते थे। वहां का अकाउंटेंट इनको मिल जाता और कहते यार तुम्हारी कंपनी की वो जमीन है वो मुझे खरीदनी है। अकाउंटेंट कहता है अच्छा मैं ही हूँ, सब देखता हूँ और मैं तुमको दिखा देता हूँ। अकाउंटेंट ले जाके जमीन दिखा देता है। फिर आनंद बिहारी लाल कहते हैं हाँ मुझे पसंद है, किसके साथ नेगोशिएट करो। अकाउंटेंट कहता है मेरे साथ। ठीक है, तो कहते हैं कितने की है, सपोज वो कहते हैं मान लो 1 करोड़ की है, तो कहते हैं नहीं यार मैं तो 80 लाख की दे सकता हूँ। कहते हैं ठीक है मैं कल तक जवाब देता हूँ। नेक्स्ट डे वो कहते हैं ठीक है 80 लाख में दे दो, पेमेंट तुमको मुझे ही करना है। अब इस पूरे ट्रांजैक्शन में क्या आनंद बिहारी लाल को डाउट नहीं होना चाहिए था अकाउंटेंट पे कि भैया इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कंपनी का अकाउंटेंट कर रहा है और कंपनी का कोई भी और ऑफिसर इन्वॉल्व नहीं है, ये तो उसकी भी जिम्मेदारी थी ना, दैट ही शुड चेक इट वंस। दैट इज व्हाट दिस पॉइंट इज, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। तुम्हारी नेग्लिजेंस के लिए थोड़ी ना इंडोर मैनेजमेंट लगेगा, तुमको कुछ चीज तो अपेरेंटली डाउट भी करना पड़ेगा ना। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी हो गया ना। फॉर्जरी नंबर 3, फॉर्जरी मतलब धोखाधड़ी। कई बार आप देखोगे, आप हमारे पास कई सारे कॉल्स आते हैं फ्रॉम सम कंपनी, मैं ब्लू डार्ट से बोल रहा हूँ मुझे आपका एड्रेस चाहिए, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ मुझे आपका एड्रेस दे दो, या मुझे इतने पैसों की जरूरत है आप ट्रांसफर कर दो, मैं वहां आकर आपको पे कर दूंगा, आई एम डिलीवरी बॉय ऑफ दिस कंपनी। अब ऐसे केस में वो डिलीवरी बॉय की गड़बड़ क्या कंपनी बियर करेगी? आंसर इज नो। वाई नो? बिकॉज कंपनी हमेशा क्या कहेगी, यार वो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। आप में उतना समझ चाहिए कि यू शुडंट पे एनीथिंग टू डिलीवरी बॉय ओवर एंड अबव योर कमिटेड अमाउंट, और वो भी अगर है तो नहीं है तो वो भी नहीं देना है। ओके, तो कंपनी के नाम से तो कोई भी धोखा दे देगा, थोड़ी ना उसके लिए कंपनी भरपाई करेगी। देयर वाज अ सिमिलर केस हैपन इन रुबिन वर्सेस ग्रेट फिनगॉल कंसोलिडेटेड, जहां पर कंपनी सेक्रेटरी ने कंपनी का नाम लेके शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिए। हाँ कंपनी की तरफ से कर रहा हूँ, मैं साइन कर दे रहा हूँ और ये वैलिड है, डायरेक्टली कंपनी से देखो तुमको नहीं मिलेंगे लेकिन मैं चुपके से ला रहा हूँ अंडर द टेबल। ऐसे उसने बहुत लोगों को शेयर सर्टिफिकेट बेच दिए और उसने क्या किया, बहुत सारा पैसा बनाकर निकल लिया। रुबिन के साथ भी ऐसे ही हुआ, तो उसने कंपनी के अगेंस्ट केस किया। कोर्ट ने डिसीजन दिया भैया कंपनी की क्या गलती है इसके अंदर, यहां पर जो भी गलती हुई है इधर इट इज यू, क्योंकि तुमको हर किसी से लेना नहीं चाहिए था, और इट इज हुम, इट इज दैट पर्सन। फ्रॉड के लिए थोड़ी ना कंपनी को हम लाइबल ठहरा सकते हैं। सही बात है कि नहीं है? तो अगर कोई और फ्रॉड कर रहा है तो उसके लिए कंपनी लाइबल नहीं होती है। डिड यू ऑल गॉट टिल हियर? किसी को किसी भी पॉइंट में डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर मैं एक सवाल का जवाब देती हूँ कि मैम थ्योरी लंबे टाइम तक हम कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो इस चीज का मैं क्विकली आंसर देती हूँ। व्हाट इज द बेस्ट ट्रिक टू रिमेंबर थ्योरी फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम? हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन? गुड, सो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं बचा है। नाउ लेट अस मूव टू दिस थिंग। सो एक क्वेश्चन आता है बच्चों का, दैट हाउ टू रिमेंबर लॉ या एनी थ्योरी सब्जेक्ट
फॉर लॉन्ग टाइम। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर चाहिए वो है अंडरस्टैंडिंग। काफी लोग हैं जो कहते हैं हम सिर्फ रट लेंगे। बेटा रट लोगी चीजें याद हो जाएगी, आई फुल्ली अग्री, लेकिन ना वो शॉर्ट टर्म के लिए याद रहती है, फिर हम उसे भूलने लगते हैं। तो जो बेयर बेसिक चीज है समझना, है ना, यू शुड अंडरस्टैंड द जिस्ट एंड नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, दैट पर्टिकुलर थिंग। सो अंडरस्टैंडिंग इज द की। लेकिन उसके बाद में आपको उसे लर्न भी करना पड़ेगा। एंड व्हेन आई से लर्निंग, आई एम नॉट सेइंग डू अ टिपिकल रटाफिकेशन, इट्स जस्ट दैट क्लास में हमने पढ़ा, है ना, क्लास में हमने पढ़ने के बाद क्या किया, उसे समझ लिया। समझने के बाद मैंने क्या किया, मैंने उसे एक बार और रीड किया और बिना देखे उसे लिखने की कोशिश करी, जिसे मैं कहती हूँ समरी। ओके, एक होता है मेरे सामने बुक खुला है और मैं उसे देख देख के समरी बना रही हूँ। दूसरा, मैंने पढ़ लिया, अभी मैं बुक बंद करके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे याद है मैं क्विकली बना लेती हूँ, मेरी समरी भी बन जाएगी और चेक भी हो जाएगा मुझे कितना याद है। मैं आधे ही पॉइंट्स लिख पाया, टोटल 10 पॉइंट्स से मुझे 6 ही याद है। जो 4 नहीं याद है, बुक खोलो देखो क्या था, है ना, और फिर उसको लिख लो। आई एम नॉट टेलिंग यू टू राइट द एंटायर बुक, आई विल जस्ट से कि जो की पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो इफ एनीवन टेल्स मी कि मुझे ना फटाक से इंडोर मैनेजमेंट का समरी नोट बनाना है, मैं क्या कहूंगी, ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी कैन नॉट बी assumed to have knowledge of internal affairs of the company. ठीक है, there are 3 exception of doctrine of Indo management. Number 1, actual or constructive knowledge of irregularity, then suspicion of irregularity, and then forgery. और उनके केस के नेम्स मुझे याद होंगे तो मैं क्विकली वो नाम लिख दूंगी या फिर एक एक लाइन में उनको एक्सप्लेन कर दूंगी। दैट इज इट। अब आपका क्या हुआ, समझ लिया, एक बार क्विकली लर्न हो गया, एक समरी बना दी, आपको याद तो हो गया। अब एक रूल होता है, 15/3, देखो अलग अलग रूल है, लोग 7/2 रूल्स फॉलो करते हैं। फिर मैं तुम लोगों को ना सीए स्टूडेंट की लाइफ का प्रैक्टिकल रूल बताती हूँ। ओके, हर 15 डेज में जब तुम चीजें रिवाइज करते हो तो तुमको पिछली रीडिंग का 1/3 टाइम लगता है। तो सपोज क्लास में मुझे आपको कमीज एक्ट पढ़ाने में लगे टोटल मान लीजिए 6 घंटे, राइट। तो अब जब यहां तक पहुंचोगे ना, मैं मानती हूँ 12-15 घंटे लग जाएंगे, बट इट्स ओके ना, वन मार्क्स पर आवर वाली चीज हो गया तो 15-18 मार्क्स का चैप्टर है यार। उतने घंटे अगर लगते हैं इन अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एंड समरी बनाने में, है ना, 18 घंटे मोर देन इनफ, उससे ज्यादा तो लगते ही नहीं किसी बच्चे को। अब जब आप उसके बाद में फर्स्ट रिविजन करोगे, ओके, 15 दिन में जब टाइम मिले तब अपने समरी नोट्स फटाक से देख लेना। मैं जो समरी नोट्स देती हूँ, माइंड मैप्स देती हूँ वो क्विकली देख लेना, उससे हो जाएगा आपका रिविजन। एंड व्हेन यू विल डू दिस रिविजन ना, आपको पिछली बार से 1/3 टाइम लगेगा, यानी मैक्सिमम 3 घंटे में कर लोगे तुम। पहले की मैं 18 घंटे पकड़ रही हूँ, है ना। ओके, सो मैक्सिमम वैसे तो 1/3 होता है 6, पर मैं कह रही हूँ तुम 3-4 घंटे में ही कर लोगे। उसके बाद में वो एक्चुअली 1 घंटा हो जाएगा, फिर 45 मिनट्स हो जाएगा, आपके रिविजन इतने होंगे। तो हर 15 दिन में एक बार उसको क्विकली रिवाइज कर लो। ओके, एंड देन टेस्ट। आप लोग को छोटे छोटे टेस्ट देते रहना चाहिए, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अगर पूरा पढ़ने का टाइम नहीं भी मिल रहा है, माइंड मैप से 15 मिनट में रिवाइज करके एक टेस्ट दे दो उस चैप्टर का। तब आपका कॉन्फिडेंस एकदम अलग लेवल पे चला जाता है कि हाँ यार अब तो मुझे पूरा याद हो गया। सी थ्योरी सब्जेक्ट इज नॉट एक्चुअली ओनली कि हमें ना याद नहीं रहता इसलिए मार्क्स नहीं आते हैं, हम लोग उसकी प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए भी मार्क्स नहीं आता है। सी व्हाई डू वी रिमेंबर इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, बिकॉज हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वही चीज अगर थ्योरी में कर ली ना कि तुमने प्रैक्टिस कर ली, है ना, या तुमने टेस्ट दे दिए, तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा, ट्रस्ट मी, एंड यू विल गेट सो मच कॉन्फिडेंस इन इट कि यार मुझे तो ये टॉपिक अब 100% आ गया, लेट अस मूव टू टॉपिक नंबर 2। and it is a continuous cycle. So how can we remember things for a very very long time? Understanding, learning, summary बनाना, रिविजन और प्रैक्टिस करते रहना और टेस्ट देते रहना 15 दिन में एक बार। और पिछली बार से देखना 1/3 टाइम लगेगा। हाँ, टेस्ट लिखने में तो जितने मार्क्स का पेपर है उतना तो समय लगेगा ही लगेगा, उसमें कोई मतलब कोई रोक ही नहीं सकता है। बट दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू डू एनी थियोरी सब्जेक्ट। ओके, चलो अब ना मैं एक और चीज तुम लोग को बताती हूँ। ये तो मैंने तुम लोग को बता दिया। अब अगर कंपनीज एक्ट को लेकर तुम्हारे मन में किसी भी तरह का डाउट या कुछ है तो ये देखो कंपनीज एक्ट के माइंड मैप्स, ठीक है।
मतलब मैं खुद तुमको 15 मिनट में कंपनीज एक्ट रिवाइज करवा सकती हूँ व्हेन यू विल गो थ्रू इट। देखो सब है, बेसिक्स है, फीचर्स है, टाइप्स, कॉर्पोरेट वेल, एवरीथिंग इज हियर। सो इसको तुम यूज कर सकते हो टू रिमेम्बर। ओके, तो मैम ऐसे सारे सब्जेक्ट के माइंड मैप्स हैं? हाँ जी, सारे सब्जेक्ट के माइंड मैप्स हैं। मैंने पहली क्लास में प्रॉमिस किया था मैं तुमको सिर्फ पढ़ाऊंगी नहीं, मैं तुमको याद करा दूंगी। और मैं इसका सेक्शन रिविजन भी करवाऊंगी तुम्हारा इन अ वेरी वेरी स्पेशल सेशन, जहाँ पर हम पूरा सेक्शन 40 करेंगे कंपनीज एक्ट का, जिसमें तुम मेरे साथ बैठ के याद कर पाओगे सेक्शंस। लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा सा लेट करें उसको, क्योंकि मैं चाहती हूँ 15 दिन बाद हुआ ना तो तुम्हारा रिविजन हो जाएगा सेक्शंस और माइंड मैप्स के साथ। तो जो तुम्हारा पहला रिवीजन है ना वो मेरे साथ ही हो जाए, है ना। समरी राइटिंग के लिए नोट्स मैं अपलोड कर दूंगी, उसका लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगी। तुम में से काफी लोगों को नहीं मिल रहा है, टेलीग्राम पे भी डलवा दूंगी, ताकि तुम्हारा वो टेंशन ही खत्म। इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, उस पर एक केस बन गया है ना, फिर आपको रिलेट करना पड़ेगा। जैसे एक कंपनी के डायरेक्टर्स है, उन्होंने ना खुद के नाम पे बहुत सारे डिबेंचर्स इशू कर दिए, और कंपनी का मेमोरेंडम या कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहता था बिना शेयर होल्डर की परमिशन के ऐसा हो नहीं सकता। तो अब यहाँ पर इज इट वैलिड और नॉट, तो अब यहाँ पे आप एक्चुअली लिखोगे इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन है भैया ये, है ना। क्या कहता है ये कि यार जिसको एक्चुअल नॉलेज हो वो नहीं कह सकता इंडोर मैनेजमेंट है यहाँ पर। सो दैट इज हाउ अ क्वेश्चन कैन बी फॉर्म। फॉर्जरी से रिलेटेड केस बन सकता है, एनी ऑफ दीज कैन बी आस्क्ड। तो फिर ये ऐसे ऐसे है। यहां तक मैंने तुम लोगों को कंपनीज एक्ट खत्म करवा दिया है। अब तुम मुझे बताओ कंपनीज एक्ट में अगर किसी भी तरह का डाउट है, बेटा आज का तुम्हारा होमवर्क है उसको क्विक रिवाइज करना, खुद से एक बार पढ़ना। कुछ भी डाउट आता है कमेंट में डालो, मैं कमेंट्स देखती रहूंगी, मैं उसके रिप्लाईज करती रहूंगी। एज आई सेड, मैं मेरी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम लोग तुम्हारी मेहनत के लिए तैयार हो? आर यू रेडी? आर यू विलिंग टू गिव योर 100% टू मी? इफ यस, तो फिर एक चैप्टर 18 मार्क्स का हम खत्म कर चुके हैं, दूसरा चैप्टर हम लोग चालू करने वाले हैं, दैट इज अगेन गोइंग टू बी 15 मार्क्स, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें भी हम समरी राइटिंग करेंगे, सब करेंगे। ओके, इसके नोट, समरी राइटिंग, एवरीथिंग आई सेंड इट अक्रॉस, एंड आई कीप अ स्पेशल सेशन मे बी ऑन मंडे, जहां पर मैं तुम लोगों को क्विकली गाइड करूंगी ऑन द थिंग्स दैट कि समरी राइटिंग कैसे लिखना है, और समरी लिखी हुई राइटिंग में अपलोड भी कर दूंगी तुम्हारे लिए, पहली चीज। दूसरा, और मैं मंडे को ही करूंगी, अभी नहीं करूंगी, नहीं तो तुम रिवाइज नहीं करोगे रे बुक से, है ना। तो समरी राइटिंग में अपलोड कर लूंगी। नेक्स्ट, ये नोट्स ऑलरेडी दे दिए हैं मैंने। नंबर 3, इस सब के अलावा माइंड मैप्स भी मैं अपलोड कर, ठीक है। सो यू विल गेट सो मेनी थिंग्स। और एज ए प्रॉमिस, जैसे हमारा पार्टनरशिप खत्म होता है ना, 2 वीक लगते हैं उसको भी यार, 3 यूनिट्स है उसके, तो उतने में मैं फिर वो खत्म करते ही तुमको इसका सेक्शन समरी करवा दूंगी, तो तुम्हारा पहला रिविजन भी हो जाएगा मेरे साथ। इट इज गोइंग टू बी सो मच फन, ठीक है। इसी बात पे बेटा जी अटेंडेंस लगा लो, जिसने भी अटेंडेंस नहीं लगाई है। और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शंस और एनीथिंग, तो यहाँ पर देखो एक नंबर लिखा हुआ है 9754455663, इस पे कॉल कर सकते हो, अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है एकाग्रता का, तो आप वेबसाइट से जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और वहां पर कोड डाल सकते हो एकाग्रता, जो भी बेस्ट बिगेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो तुमको मिल जाएगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन, है ना, लाइक करना कंपल्सरी है, लाइक कर देना, और फिर आगे बढ़ जाना, दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना। लेट देम नो यार देयर इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर इतना सारा फ्री में कंटेंट मिल रहा है, तो फायदा उठा लेते हैं। ओके, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।